एक बूढ़ा और बुरा आदमी एक छोटे बच्चे के लिए गलत सोच रखता था। कुछ गड़बड़ देखकर कार्टर ने उस बच्चे से कहा कि उस आदमी से तुरंत दूर चले जाओ, लेकिन वो आदमी रुका नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे को छूना शुरू कर दिया। कार्टर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे बुराई पसंद नहीं थी। अब वो ये और बर्दाश्त नहीं कर सका। उस बच्चे ने झुककर पास पड़ी एक शराब की बोतल उठा ली। उसके छोटे दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन उस बुरे बूढ़े आदमी ने कार्टर को रोक लिया। गुस्से में भरा वो शैतान उस बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंकना चाहता था। उसी मुश्किल घड़ी में कार्टर ने अपने हाथ में रखी छोटी चाकू से उस शैतान के हाथ पर जोर से मारा। कार्टर को लगा कि वो बच गया, लेकिन उसे क्या पता था, ये तो उसकी जिंदगी के बुरे सपने की बस शुरुआत थी, क्योंकि वो गोरा शैतान आदमी राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी था। थोड़ी देर बाद जवान कार्टर को पुलिस थाने लाया गया। उस पर हथियार दिखाकर लूटने की कोशिश करने और एक पुलिस वाले को चोट पहुंचाने का आरोप लगा। पुलिस का मुखिया डेला एक कट्टर रेसिस्ट था। डेला की नजरों में काले लोग पैदाइशी ही खूंखार अपराधी होते थे, और कार्टर, जिसने ये जुर्म किया था, वो तो और भी मौत का हकदार था। क्योंकि कार्टर सिर्फ 11 साल का था और उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, डेला ने उसे 10 साल के लिए बच्चों के सुधार गृह में डाल दिया। उसे वहां तब तक रहना था जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, तब उसे समाज में वापस आने का मौका मिलता। उसके बाद से कार्टर की सुधार गृह में नरक जैसी जिंदगी शुरू हो गई। 8 साल जल्दी से निकल गए। सुधार गृह में रहना बर्दाश्त न कर पाने की वजह से कार्टर रात के अंधेरे में भाग गया, उस आजाद दुनिया की तरफ जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। भागने के बाद कार्टर ने कई सालों तक फौज में काम किया। फौज में रहते हुए उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसे सिर्फ ये ही नहीं समझ आया कि ज्ञान और सब्र ही काले लोगों के लिए असली आजादी दिलाने वाले हैं, बल्कि उसने अपनी हकलाहट पर भी काबू पा लिया। वो तो यहां तक कि यूरोपियन मिडिलवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी बन गया। जब वो खुशी खुशी घर लौटा तो वो एक बार में गया ताकि अपनी नई जिंदगी का जश्न मना सके, जो शुरू होने वाली थी। जैसे ही उसने बार में कदम रखा, वो एक खूबसूरत औरत को देखकर मोहित हो गया। इससे पहले कि वो उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच पाता, एक आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। कार्टर ने सोचा कि मुक्के से उस आदमी को सबक सिखाएगा, लेकिन खूबसूरत लड़की लुईस तेजी से बीच में आई और कार्टर को नाचने के लिए बुलाया। दोनों मधुर संगीत पर बॉलरूम में नाचे। लुईस ने कार्टर से कहा, तुम्हारे हाथ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसे लगा कि यहीं से एक खूबसूरत जिंदगी शुरू होगी। उसी शाम जैसे ही कार्टर लुईस को उसके घर तक छोड़कर आया था, उसके लौटने की खबर सुनकर डेला उसे ढूंढने लोगों के साथ आया। डेला ने उससे कहा कि वो अपनी पिछली सजा के बचे हुए 2 साल पूरे करने के लिए वापस आ जाए। कार्टर डेला की ताकत को अच्छे से जानता था, इसलिए वो बेबसी से उनके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गया। फिर से कैद होने पर कार्टर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने सारे दुख और गुस्से को ताकत में बदल दिया। हर दिन वो लगातार बहुत ज्यादा बॉक्सिंग का अभ्यास करता था या लगातार किताबें पढ़ता था, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सीखता था। उसने अपने शरीर को एक हथियार में बदलने की योजना बनाई और फिर उसका उपयोग अपनी आजादी वापस पाने या उन लोगों को हराने के लिए किया जिन्होंने उसे कैद किया था। 2 साल बाद कार्टर आखिरकार रिहा हो गया। जेल के फाटक से बाहर कदम रखते हुए उसने खुद को फिर से जन्मा हुआ महसूस किया। उसने अपने दिल में चुपचाप कसम खाई, आज से मैं फिर कभी जेल में कदम नहीं रखूंगा, आधा कदम भी नहीं। क्योंकि उसने जेल में लगातार बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जारी रखी थी, उसकी बॉक्सिंग स्किल्स न सिर्फ कम नहीं हुई, बल्कि काफी सुधर गईं। अपने पहले मैच में उसका विरोधी एक अजेय गोरा चैंपियन था। कार्टर ने अपनी सारी नफरत को ताकतवर मुक्कों में बदल दिया। मुक्के एक तूफान की तरह लगातार गोरे चैंपियन के सिर पर बरसते रहे। पूरी प्रक्रिया के दौरान गोरे चैंपियन में पलटवार करने की कोई ताकत नहीं थी। पहले राउंड खत्म होने से पहले ही चैंपियन फर्श पर गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। उसकी ताकतवर बॉक्सिंग तकनीक और गति एक तूफान की तरह थी, जिससे उसे सबने तूफान का नाम दिया। एक के बाद एक मैच जीतने के बाद उसने लुईस से भी शादी कर ली, वो महिला जिससे वो 2 साल पहले बार में मिला था। कार्टर की प्यार और करियर दोनों में सफलता और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता देखकर डेला, जो हमेशा से जलता था, असहज महसूस करने लगा। ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका में नस्लीय संघर्ष बहुत ज्यादा थे। हालांकि कानून ने काले लोगों को समान अधिकार दिए थे, लेकिन इसे लागू करने में अनगिनत मुश्किलें थीं। टीवी पर काले लोगों को पीटते और बुरा भला कहते हुए देखकर कार्टर, जो अब एक मशहूर हस्ती था, को बहुत गुस्सा आया।
पास ही एक रिपोर्टर मौका देखकर उससे एक भड़काऊ सवाल पूछता है, अगर आप इन पुलिस अफसरों से इतनी नफरत करते हैं तो आप खड़े होकर लड़ते क्यों नहीं? कार्टर ने तब मजाकिया लहजे में अपने विचार बताए, ये पुलिस अफसर जो काले लोगों से नफरत करते हैं वे सब मरने लायक हैं। कार्टर ने एक बार कहा था, अगर मैं कुछ करता तो मैं एक बार में 5 लोगों को गिरा सकता था। हालांकि उसने रिपोर्टर को इन बातों को छापने से मना किया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले दिन ये एक बड़ी खबर बन गई। इसने तुरंत गोरे लोगों की काले लोगों के प्रति नफरत को और भड़का दिया। उसी शाम कार्टर के घर की खिड़कियों को शरारती तत्वों ने पत्थरों से तोड़ दिया, साथ ही उन जैसे काले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। उसकी पत्नी को लगा कि उसे ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। कार्टर ये अच्छी तरह समझता था, लेकिन वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह ढोंग करना भी नहीं चाहता था। हालांकि उसे अभी तक पता नहीं था कि आगे उसे किस हालात का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही कार्टर का एक और बॉक्सिंग मैच था। कार्टर ने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत दिखाई। उसके जोरदार मुक्कों ने उसके गोरे विरोधी को सीधे कोने में धकेल दिया, जिससे वो एक चलता फिरता निशाना बन गया। अगर रेफरी ने बीच बचाव नहीं किया होता तो विरोधी शायद सीधे नॉकआउट हो गया होता। हालांकि ऐसे साफ तौर पर दमदार मैच में भी, ऐसे समय में जहां गोरे लोग काले लोगों को स्वीकार नहीं करते थे, आखिरी नतीजा फिर भी गोरे की जीत थी। ये नतीजा सुनकर दर्शक विरोध में चिल्लाने लगे। कार्टर ने बस एक कड़वी मुस्कान दी और रिंग से नीचे उतर गया। वो गोरे लोगों से मिलने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार का आदी हो चुका था। उसी शाम निराश होकर वो आराम करने के लिए एक बार में गया। उसने सोचा कि जब तक वो विरोध नहीं करेगा सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। जैसे ही वो बार में पी रहा था, पास के एक बार में एक हत्या हो गई। 2 काले आदमियों ने बार में 3 गोरे लोगों को बंदूक से मार डाला, फिर तेजी से एक सफेद कार में भाग गए। इत्तेफाक से उसी रात कार्टर भी अपनी सफेद कार से घर जा रहा था। उसे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने देखा कि सफेद कार में वाकई 2 काले आदमी थे। तुरंत दोनों को अपराध वाली जगह पर ले जाया गया। हालांकि गवाह ने अपना सिर हिलाकर बताया कि वो अपराधी नहीं था। डेला, जो अभी भी उससे नफरत करता था, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। डेला ने 2 गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, ये कहते हुए कि कार्टर वही हत्यारा था जिसे उन्होंने धमकी के साथ देखा था। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको नतीजे भुगतने होंगे। डेला की धमकियों का सामना करते हुए उन्हें मानना पड़ा। जल्द ही कार्टर को अदालत में लाया गया। न सिर्फ जज गोरा था, बल्कि झूरी में एक भी काला व्यक्ति नहीं था। ऐसी हालत को देखते हुए डेला की झूठी गवाही के साथ आखिरी नतीजा तय था। 3 जिंदगियों के लिए कार्टर को 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी पत्नी खबर सुनकर बहुत दुखी थी, जबकि पास के गोरे लोग खुशी से हंस रहे थे। कार्टर चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा सन्न था। उसे समझ नहीं आया कि ये दुनिया उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि काले लोगों को जिस न्याय की चाहत थी वो आखिरकार कब मिलेगा। ताकतवर गोरी कानूनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में असमर्थ कार्टर आखिरकार कभी जेल न जाने की अपनी कसम को पूरा नहीं कर सका। जेल पहुंचने पर उसने कैदी की वर्दी पहनने से इनकार कर दिया, जो जुर्म का प्रतीक थी, ये कहते हुए, मैं कसूरवार नहीं हूं, ये मौजूदा कानून है जिसने मेरे खिलाफ जुर्म किया है। इसके बाद जेल वार्डन ने उसे 90 दिनों के लिए एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। जब लोहे का दरवाजा खड़खड़ाहट के साथ बंद हुआ तो कार्टर की आत्मा ऐसे महसूस हुई जैसे वो अदृश्य जंजीरों से बंधी हो। यहाँ का माहौल उदास, संकरा, रोशनी का एक भी टुकड़ा नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर रोशनी टिमटिमा रही थी, जो एक दिन के चुपचाप बीतने का प्रतीक थी। कार्टर ने अकेलेपन को सहने की कोशिश की, लेकिन बेबसी की एक गहरी भावना उसे अजीब से भ्रम का अनुभव कराने लगी। 2 आवाजें लगातार उसके कानों में गूंज रही थीं। एक बहुत घमंडी और ताकतवर लहजे में कार्टर से कहती थी कि अपनी मौजूदा मुश्किल के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मुक्कों का इस्तेमाल करो, जबकि दूसरी विनम्र और कमजोर लगती हुई लगातार फुसफुसाती थी, मैं अब क्या करूं। दोनों आवाजें उसके दिमाग में बहुत तेजी से टकरा रही थीं। सच में कार्टर को भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सिर्फ कंबल अपने सिर पर खींच सकता था और चुपचाप सिसक सकता था। आखिरकार कार्टर अपने मजबूत यकीन की वजह से टिका रहा। जब 90 दिन खत्म हुए तो कार्टर की सफेद शर्ट फटी हुई थी, लेकिन उसकी इज्जत और आत्मा साफ बेदाग बनी रही। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अभी भी वही पुराना घिसा पिटा सूट पहना हुआ था। जेल अधिकारी ने उसकी इच्छा शक्ति की बहुत तारीफ की, इसलिए उन्होंने नियम तोड़ा।
और उसे बिना धारियों या कैदी नंबर वाली एक सादी सफेद शर्ट ढूंढ कर दी। ये कार्टर की अपनी बेगुनाही साबित करने की सबसे छोटी मांग भी थी। जेल में कार्टर को अचानक समझ आया कि अगर गोरे लोगों की सजा उसे सिर्फ कैद करना था, तो जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलता वे उसे सजा नहीं दे सकते। उसने काम करने या जेल का खाना खाने से मना कर दिया। हर दिन वो अपने मामले की शुरुआत से अंत तक, अपनी गिरफ्तारी और मुकदमे से लेकर अपनी सजा तक पर रिसर्च करने में बिजी रहता था। उसने लगातार बड़े अफसरों से अपील की, लेकिन 7 लगातार सालों तक उसे वही नतीजा मिला। इस मोड़ पर कार्टर को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। शायद उसे बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। बाहर अपनी पत्नी पर बोझ न बनने और खुद को इच्छाओं और मोह से आजाद करने के लिए उसने सीधे अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही। हालांकि उसकी पत्नी बहुत दुखी थी और अलग नहीं होना चाहती थी। कार्टर ने पीछे मुड़कर देखे बिना पीठ फेरी और चला गया। अपनी दृढ़ता बनाए रखने के लिए कार्टर ने अपनी दिनचर्या के अनुसार जीना शुरू कर दिया। जब दूसरे जागते थे वो सोता था, जब दूसरे सोते थे वो जागता था। इस मोड़ पर वो भावहीन हो गया। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और न हारने वाली भावना को बनाए रखा। उसे विश्वास था कि जब तक उसके दिल में कोई इच्छा नहीं है और कोई जेल नहीं है, कोई भी उसे कैद नहीं कर सकता। जीने की उम्मीद ढूंढने के लिए उसने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखने की कोशिश शुरू की। किताब की दमदार सामग्री को एक पब्लिशर ने पहचाना। जल्द ही उसकी किताब द 16th आधिकारिक तौर पर छप गई। इसकी दमदार सामग्री ने न सिर्फ किताबों की दुकानों को भर दिया, बल्कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और दुनिया भर में बेची गई। लोग उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए। अनायास ही सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। न सिर्फ कई मशहूर हस्तियां कार्टर के समर्थन में आईं, बल्कि बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी उसके लिए आवाज उठाई। यहां तक कि एक गोरे गायक ने उसके लिए तूफान, हरिकेन नाम का एक गाना भी लिखा। हालांकि इन सब का ज्यादा असर नहीं हुआ। जब कार्टर निराशा में था, तभी एक काला लड़का आया जिसमें चमत्कार करने की ताकत थी। लड़के लेसर मार्टिन ने इत्तेफाक से कार्टर की आत्मकथा पढ़ी। इसकी अद्भुत सामग्री ने तुरंत लेसरा का ध्यान खींचा। ये देखकर कि कार्टर के अनुभव भी बस्ती से ही आए थे, लड़के को लगा जैसे वो अपना ही अतीत देख रहा हो। बचपन से ही लेसरा बुद्धिमान, तेज तर्रार और अच्छी बुद्धि वाला था, लेकिन उसके परिवार की गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई का कोई मौका नहीं मिला था। इत्तेफाक से लड़का 3 गोरे कनाडाई लोगों के संपर्क में आया। उन्हें लगा कि वो ढल सकता है और उसके माता पिता की मर्जी से वे उसे कनाडा ले गए ताकि वे एक साथ रहें और पढ़ाई करें। कार्टर के जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए लेसरा ने घर पर पंचिंग बैग और बॉक्सिंग का अभ्यास भी शुरू कर दिया। उसके असर में कुछ गोरे लोगों ने भी कार्टर की आत्मकथा पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वो हिस्सा पढ़ा जहां कार्टर ने खुद को एक भावहीन मशीन के रूप में बताया था, जो शायद जल्द ही हवा के साथ गायब हो जाएगी और हर कोई उसे भूल जाएगा, तो लेसरा को कार्टर के भाग्य के लिए गहरा अफसोस हुआ और सोचा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि उसे मजबूत रहने और अच्छी तरह से जीने में मदद मिल सके। तो लेसरा ने कार्टर को पत्र लिखने की कोशिश शुरू की, अपनी तारीफ और विचारों को बताते हुए। कुछ ही देर बाद लेस्टर को जवाब पाकर बहुत खुशी हुई। लड़के को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका हीरो असल में उसे वापस लिखेगा। कार्टर ने पत्र में लिखा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे गर्मजोशी और देखभाल महसूस होती है। मुझे जिंदगी में और ज्यादा उम्मीद और विश्वास मिला है। जैसे जैसे दोनों लगातार पत्र लिखते रहे, वे धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर गए और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद लेसरा ने कार्टर से मिलने का फैसला किया। एक तूफानी दिन गरज और बिजली के साथ लेसरा कार्टर की कैद की जगह के बाहर पहुंचा। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेसरा ने कार्टर को एक कोने में तुरंत पहचान लिया। कार्टर ने हजारों मील की यात्रा करके वहां पहुंचने के लेसरा के साहस की बहुत तारीफ की। जब उन्होंने लेसरा को गोद लेने वाले 3 गोरे कनाडाई लोगों के बारे में बात की, तो कार्टर, जिसने हमेशा गोरे लोगों के खिलाफ भेदभाव पाले थे, को एक बार शक हुआ था कि उनके दूसरे मकसद भी हो सकते हैं। हालांकि इस बार वो गलत था। लेसरा को उनके साथ खुशी और आनंद से रहते देखकर उसने लेसरा को पिता की तरह सलाह दी कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे और लिखे, क्योंकि लिखना मुक्के से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार था। इस मोड़ पर कार्टर पहले से बिल्कुल अलग था। पहले उसने अपनी आधी जिंदगी अपने शरीर को एक हथियार में बदलने में बिताई थी। अपनी मुक्कों का उपयोग करके सभी अन्याय को तोड़ने की लालसा रखता था। लेकिन अब वो आखिरकार समझ गया था कि नफरत के साथ बड़ा होने से सिर्फ खुद ही एक जानवर बन जाएगा।
सिर्फ अपनी सोच को ऊपर उठाकर ही सच्ची आजादी मिल सकती है। कई सालों की कैद ने उसकी धार को कम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति में बदल दिया जो जीवन के आगे नहीं झुकेगा। मिलने का समय हमेशा छोटा होता था। जब लेसरा चला गया तो उसने और कार्टर ने एक साथ एक तस्वीर ली। ये मुलाकात कार्टर की बदली हुई आत्मा को रोशन करने वाली एक अचानक धूप की किरण की तरह थी, जिससे उसे धीरे धीरे उम्मीद भी महसूस हुई। कार्टर, जिसे अभी भी विश्वास नहीं था कि अच्छे गोरे लोग भी होते हैं, ने एक साथी कैदी को ढूंढा जिसने दुनिया की यात्रा की थी और पूछा। साथी कैदी ने उसे बताया, सभी गोरे लोग बुरे नहीं होते, मुझे एक गोरे व्यक्ति ने 3 बार बचाया था। इसने कार्टर को, जिसने एक बार गोरे लोगों से बहुत नफरत की थी, एक दुविधा में डाल दिया। उसने खुद को फिर से जांचना शुरू कर दिया। उसने आखिरकार अपने भेदभाव को तोड़ दिया और उनसे मिलना चाहता था। कुछ ही देर बाद लेसा के नेतृत्व में वे एक साथ जेल गए। बैठक काफी अच्छी थी। तीनों गोरे व्यक्ति मामले की जानकारी को समझने के लिए बहुत उत्सुक थे ताकि वे कार्टर की मदद कर सकें, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। ये सोचकर कि उसने जो कुछ भी सहा था वो सब गोरे लोगों की वजह से हुआ था। कार्टर, जिसने अब कोई भ्रम नहीं पाला था, ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने फिर से पूछा तो कार्टर अचानक बहुत उत्तेजित हो गया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। ये बैठक आखिरकार नाखुशी से खत्म हुई। जब वे अलग हुए तो उन्होंने कार्टर को एक तोहफा छोड़ा। उसने उसे खोला और पाया कि ये उसकी बॉक्सिंग वर्दी थी। दोस्तों से मिली गर्मजोशी ने तुरंत कार्टर को शब्दों से परे भावुक कर दिया। उसने कुशलता से वर्दी पहनी और तुरंत पुराने दिनों में रिंग में होने का एहसास फिर से मिल गया। इस पल में उसने इन 3 गोरे लोगों पर भरोसा करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि वे अच्छे लोग थे जो उसकी मदद करने आए थे। उनकी उम्मीदों को निराश न करने के लिए उसने लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। उनके पत्र व्यवहार में लेसरा हमेशा कार्टर को एक साथ उनकी गर्मजोशी भरी तस्वीरें भेजता रहता था। ये सब कार्टर के लिए एक आध्यात्मिक सहारा बन गया, जिसने उसके दिल से लंबे समय से गायब बेबसी की भावना की भरपाई की। उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत हमेशा ख्यालों से ज्यादा सख्त होती है। उस दिन उन्हें अचानक कार्टर का फोन आया, लेकिन खबर अभी भी वही थी कि उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। इससे पहले कि लेस्टर के दोस्त उसे सांत्वना दे पाते, कार्टर ने अचानक फोन काट दिया। कभी कभी लोग निराशा का सामना करने से डरते नहीं हैं, लेकिन जब एक बार जगी हुई उम्मीद फिर से टूट जाती है तो झटका अक्सर जानलेवा होता है। कार्टर एक बार फिर अपने दिल में संघर्ष का दरवाजा बंद कर लिया। उसने लेसरा और उसके दोस्तों को एक आखिरी पत्र लिखा। उम्मीद की कि वे उसे फिर से जवाब या संपर्क न करें, क्योंकि उनका प्यार उसे सिर्फ कमजोर बनाता था और कमजोरों को जेल में जिंदा रहना बहुत मुश्किल लगता था। एक और साल जल्दी से निकल गया। उस दिन कार्टर को लेसरा का एक और पत्र मिला। हालांकि उसे कार्टर का निर्देश याद था कि न लिखे, फिर भी वो 2 बातें साझा करना चाहता था। एक, उसकी और उसकी प्रेमिका की एक तस्वीर, और उसका हाई स्कूल डिप्लोमा। सच में लेसरा के दिल में उसने लंबे समय से कार्टर को एक गुरु माना था। ये ठीक उसके असर की वजह से ही था कि लेसरा के जीवन को दिशा मिली। कार्टर ने लेसरा का पत्र देखा, उसका मन भटक गया और उसके दिल में लहरें उठने लगीं। उस दिन कई लोगों को फिर से कार्टर का फोन आया। उन्हें लगा कि ये कोई अच्छी खबर है, लेकिन नतीजा ये था कि कार्टर अपने टूटने के कगार पर पहुंचने वाला था। कई दोस्त कार्टर को लंबे समय से परिवार मानते थे। अपने दोस्त की खातिर उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। कुछ ही देर बाद कार्टर को उनसे एक और फोन आया। उन्होंने कार्टर से कहा कि वो ऊपर के कमरे में टिमटिमाती रोशनी के पार खिड़की से बाहर देखे। पता चला कि वे सीधे जेल के सामने रहने के लिए चले गए थे। वे न सिर्फ कार्टर को आध्यात्मिक साथ देना चाहते थे, बल्कि उसे बेगुनाह साबित करने के लिए अपने सभी प्रयास भी लगाना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई, अगर हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाए तो हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों के इस दिल को छू लेने वाले फैसले ने तुरंत कार्टर को बहुत प्रभावित किया और उसे मामले की सच्चाई का जल्द पता लगाने के लिए मामले की फिर से जांच करने की प्रेरणा भी दी। कई लोगों ने उस प्रो बोनो वकील को ढूंढा जिसने हमेशा कार्टर की मदद की थी। वकील ने इन शौकीनों में ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी बातें शामिल थीं और मुकदमे की अवधि बहुत लंबी थी। पहले भी आम जनता के कई लोग और काफी मशहूर हस्तियां भी मदद करने आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगने और उम्मीद न होने की वजह से आखिरकार उन्होंने हार मान ली थी। अपना दृढ़ संकल्प बताने के बाद दोस्तों को पिछले 10 सालों में जमा किए गए लगभग 10 टन दस्तावेज मिले। अपनी मुलाकात में
कार्टर ने उन्हें बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उसे बेगुनाह साबित करने से कई लोग अपनी हद तक पहुंच सकते थे। उनकी बातचीत के जरिए उन्हें पता चला कि उस रात रिपोर्ट का समय 2 से 45 था। कई गवाह थे और जुर्म का मकसद बदला लेना था, क्योंकि बार काले लोगों को सेवा नहीं देता था। उसके बाद कई लोगों ने 10 साल के दस्तावेजों के संग्रह को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दीवार पर दस्तावेजों की संख्या बढ़ती गई, जैसे ही उन्हें एक सुराग मिला, जेल वार्डन से एक धमकी आई, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जांच बंद कर दें, चाहे आप जेल में हों या आपके दोस्त बाहर हों। हालांकि तीनों गोरे व्यक्तियों ने इसकी वजह से हार नहीं मानी। वे सबसे पहले एक पुराने गवाह के घर गए। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खोलने वाली गवाह की पत्नी थी, और ये गवाह मुकदमे से पहले अजीब परिस्थितियों में मर गया था। हालांकि वे व्यक्ति से नहीं मिल पाए, उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वो बार न सिर्फ काले लोगों को सेवा देता था, बल्कि उनके प्रति बहुत दोस्ताना भी था। ये दिखाता है कि पुलिस का तथाकथित नस्लीय नफरत का मकसद जुर्म के लिए पूरी तरह से गलत था। जैसे ही उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला था, डेला ने उन्हें एक बार फिर सड़क के कोने पर रोक लिया। डेला ने उन्हें धमकाया, तुम बेहतर होगा कि तुरंत कनाडा लौट जाओ, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें शांति न मिले। फिर वो अपनी कार में बैठा और तेजी से चला गया। इसने दोस्तों को थोड़ा चिंतित कर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने लेरो को कनाडा वापस भेज दिया। बाकी 3 को सुराग ढूंढने के लिए छोड़ दिया। कार्टर ने महिला की आंखों में चिंता देखी और कहा, मुझे आपकी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत खुशी हुई। यदि आप लौटना चाहते हैं तो मैं समझ सकता हूं। हालांकि महिला ने दृढ़ता से जवाब दिया, जब तक आप बाहर नहीं आते हम नहीं जाएंगे। एक खुली बातचीत के बाद कार्टर ने उन्हें एक और सुराग दिया। एक निजी जासूस ने तस्वीरें और सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन बिना किसी रिकॉर्ड के। उसी रात कई लोग अथक रूप से जासूस के घर गए। अप्रत्याशित रूप से जासूस भी कई साल पहले गुजर चुका था। कई लोगों को स्टोर में जासूस के नोट्स मिले। नोट्स से पता चला कि पुलिस को रिपोर्ट 2:28 पर मिली थी और कार्टर बार से 2:03 पर निकला था। साफ तौर पर उसके पास जुर्म करने का बिल्कुल समय नहीं था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में रिपोर्ट का समय 2:45 बताया गया था। साफ तौर पर किसी ने इस समय में हेरफेर किया था। कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने रिपोर्ट का समय रिकॉर्ड करने वाला पुराना कार्ड पाया। अप्रत्याशित रूप से कार्टर ने उस पर लिखी लिखावट को पहचान लिया। पता चला कि वो सभी शब्द डेला ने लिखे थे, क्योंकि 11 साल की उम्र में इसी हस्ताक्षर ने उसे जेल भेजा था। तो अगर ये राख में भी बदल जाता तो वो उसे बिल्कुल पहचान लेता। ये साबित करने के लिए काफी था कि डेला पर्दे के पीछे से चीजों में हेरफेर कर रहा था। उसने न सिर्फ मुख्य गवाहों को रिश्वत दी, बल्कि मनमाने ढंग से और चुपके से संबंधित डेटा को भी बदल दिया। ये महत्वपूर्ण खोज पूरे मामले को पलटने का महत्वपूर्ण बिंदु बन गई। उन्हें अपनी जांच जारी रखने से रोकने के लिए डेला ने घटिया रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से उनकी कार में गड़बड़ की, उन्हें एक कार दुर्घटना के जरिए खत्म करने की उम्मीद में। हालांकि कार में गंभीर समस्याएं थीं, सौभाग्य से उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। चूंकि सबूत पूरी तरह से जमा कर लिए गए थे, अगला कदम इसे स्थानीय अदालत या संघीय अदालत में जमा करना था। 2 वकीलों और कार्टर के बीच बहस हो गई। कार्टर ने तर्क दिया कि उन्हें राज्य अदालत को छोड़कर सीधे संघीय अदालत में जमा करना चाहिए। हालांकि वकील ने कहा कि अगर संघीय अदालत ने मुकदमे को स्वीकार नहीं किया तो ये नए इकट्ठे किए गए सबूत फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, जिसका मतलब है कि उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर भी कार्टर अभी भी जुआ खेलने को तैयार था। उसे विश्वास था कि संघीय अदालत एक मानवीय जगह थी, और क्योंकि वो 50 साल से ज्यादा का था, वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। 30 साल से ज्यादा की कैद मेरे लिए काफी है, और मेरे बगल के कई दोस्त भी मेरी वजह से खतरे में पड़ गए हैं। आखिरकार वकील कार्टर के अनुरोध पर सहमत हो गया। अदालत में पेशी के दिन उसके सभी साथी कैदी उसे विदा करने आए। कार्टर एक बॉक्सर की तरह स्थिर कदमों से चला जो एक मैच में प्रवेश करने वाला हो। ये एक ऐसा मुकदमा था जहां न्याय का पक्ष निश्चित रूप से हारने वाला था। एक बार खारिज होने पर कोई मौका नहीं बचेगा। अभियोजन पक्ष की टीम के चेहरों पर हर कोई मुस्कुरा रहा था। फिर भी कार्टर ने दृढ़ता से नए सबूत जमा करने पर जोर दिया। ये देखकर सेराकिन ने कार्टर के वकील को आगे बढ़ने की इजाजत दी। इससे अभियोजन पक्ष के वकील, जो तैयार नहीं थे, चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सेराकिन इस पर विचार भी नहीं करेंगे और इसलिए इस मामले के लिए कोई बचाव तैयार नहीं किया था। जज को
एक सकारात्मक जवाब देते देखकर कार्टर के वकील के दिल पर से बोझ आखिरकार उतर गया। फिर उसने मामले के पूरे घटनाक्रम को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वकील ने बताया कि पूरा मामला एक दिखावा था कि पुलिस और अभियोजन पक्ष ने सबूत गढ़ने और सच्चाई को तोड़ने के लिए मिलीभगत की थी और इसका असली कारण सिर्फ रेसिज्म था। जज को उनकी गवाही पर विचार करने के लिए तैयार देखकर कार्टर अपने दिल में भावना को दबा नहीं सका। सालों से जमा हुआ सारा अन्याय इस पल में उसके सीधे साधे शब्दों में बदल गया। कृपया महोदय, इस सबूत की बारीकी से जांच करें, सच्चाई को नजरअंदाज न करें, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ न जाएं, कानून का अनादर न करें, कानून को बनाए रखने के सबसे बड़े सिद्धांत पर लौटें। कृपया महोदय, मेरे लिए न्याय करें। आखिर में जज ने कानून की असली भावना को बनाए रखा। नस्लीय भेदभाव के आधार पर किसी को दोषी ठहराना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अपमान होगा। तुरंत जज ने कार्टर को बेगुनाह घोषित कर दिया और उसे अदालत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। उसकी 30 साल की गलत कैद की जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। कार्टर ने आखिरकार शारीरिक और आध्यात्मिक आजादी हासिल की। वहां मौजूद सभी लोगों ने कार्टर के लिए तालियां बजाईं। उसके साथ ही कैदियों ने भी उसके लिए खुशी मनाई। कोर्ट हाउस से बाहर कदम रखते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखा। इस पल में उसने आखिरकार फिर से सूरज की रोशनी देखी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद।